हे गाइस, एएमजी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं डिजिटल दुनिया में और उसमें हम देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, जहां पे हम आपको ऑनलाइन में जनरल साइंस की सीरीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको वादा दिया था कि हम एएमजी कंपटीशन क्लासेस आपके लिए कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई सब्जेक्ट की ऑनलाइन सीरीज़ लेके आने वाला है, तो उसी कड़ी में आज हम जनरल साइंस की एक सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का फूड, आहार। जो हम रोजीना खाते हैं आहार, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य पोषक तत्व। अब आपने इतना सा तो पढ़ा होगा आज तक या सुना होगा नाम कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, रेशे होते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं बेसिकली आपके फूड न्यूट्रिएंट का पार्ट है, खाद्य पोषक तत्व का ही एक भाग है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है खाद्य पोषक तत्व। अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि विटामिन ही इतना बड़ा चैप्टर है, उसी में से एक क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोटीन से बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से बन जाएगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है खाद्य पोषक तत्व। तो सबसे पहले खाद्य पोषक तत्व की बात आई कहाँ से? तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम इंटेक ले रहे हैं, जैसे फूड है, उसको हिंदी में बोलते हैं आहार। तो जो भी आहार है हमारा या फूड है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट होंगे जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फूड न्यूट्रिएंट्स, या हिंदी में बोले तो खाद्य पोषक तत्व। तो खाद्य पोषक तत्व की बात आती है, इसका मतलब कुछ खाद्य पदार्थ होगा हमारे पास, आहार होगा, खाने योग्य चीज़ होगी, उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट की बात करेंगे कि ये हमारे लिए सही है भी या नहीं। तो फूड न्यूट्रिएंट की जब भी बात करते हैं तो इसका जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका एनर्जी और साइज से डिपेंड होता है, एनर्जी और साइज बेस्ड होता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट, और इधर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये तो है नहीं कि आपसे कोई पूछने वाला है कि भाई डायग्राम बना के समझाओ, चित्र से व्याख्या करो। आपको तो सिंपल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये आपकी जो मेमोरी है उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं फ्लो चार्ट का यूज कर रहा हूँ। तो आप भी जहाँ भी अपनी कॉपी में इसे लिख रहे हैं उसे सेम वे में लिखें, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड में जितने लिखवा रहा हूँ वो भी लिखें, क्योंकि जो साइंस है उसमें कई बार क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट इंग्लिश वर्ड है तो इसको सिंपल ऐसे लिख देगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या करेंगे आप हिंदी मीडियम वाले? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको हिंदी जानने का इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जनरल साइंस में, फिर भी मैं आपको पूरी हिंदी लिखवाऊंगा, वो अलग बात है। अगर हम बात करें आगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आइसोबार। इसको हिंदी में बोलते हैं समभारिक, लेकिन कई बार एग्जाम में हुआ है कि वो ऐसे लिख के दे देता है आइसोबारिक। क्या करेंगे आप बताओ? तो मेरा कहने का मतलब ये कि इंग्लिश वर्ड आपको ज़्यादा याद होने चाहिए साइंस में वनिस्पत हिंदी के। तो आप कोशिश करिए दोनों वर्ड याद करने की, या इंग्लिश करते हैं तो बेटर एंड सफिशिएंट है। चलिए हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा था कि फूड न्यूट्रिएंट के क्लासीफाई कर रहे थे, उसमें पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकंड है सूक्ष्म मात्रिक, इसको बोल देंगे अधिक मात्रिक। जो अधिक मात्रा में चाहिए वो अधिक मात्रिक, जो कम मात्रा में चाहिए वो कम मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक। अब बात करें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से फूड न्यूट्रिएंट आते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं फर्दर। तो इसमें पहला आता है हमारा प्रोटीन, दूसरा आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, थर्ड आता है हमारा वसा। तो जो भी आप खाना लेते हैं उसमें इवन 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है किसी भी फूड में। तो जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं या डेली का जो भी रूटीन वर्क करते हैं वो आप कार्बोहाइड्रेट की बदौलत ही कर पाते हैं। जिस दिन आपका व्रत होता है, जिस दिन आप उपवास पे होते हैं, जिस दिन आप खाना नहीं खाते हैं, तो जो एनर्जी है वो आपके शरीर को वसा प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो ये हो गए इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट अधिक मात्रिक के क्लासिफिकेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसका मतलब हमारे शरीर को कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए इन तीनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम सूक्ष्म मात्रिक की बात करें तो इसमें आ जाएगा जल, खनिज लवण,
रेशे, वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट एंड फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, दो नाम है तो दोनों लिख लीजिए, फैट और लिपिड्स। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम जल तो वाटर तो 9.5 लीटर पीना चाहिए रोजिना का, तो आपने वाटर सूक्ष्म मात्रिक में क्यों लिखा? तो जो हमने खाद्य पोषक तत्व का क्लासिफिकेशन किया वो हमने किया अकॉर्डिंग टू साइज एंड एनर्जी, आकार एवं ऊर्जा के आधार पर इसका मैंने वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आया। तो जल, अब हम वाटर की बात करें तो वाटर डजंट कंटेन एनर्जी, जो वाटर है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, लेकिन यह आपके जो वाटर है वो आपके शरीर की कई सारी चीज़ों को काम करने में हेल्प करता है। तो हमने एनर्जी के बेसिस पे इसे सूक्ष्म मात्रिक में बांटा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में बांटा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फूड न्यूट्रिएंट का जो हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब सबसे पहला जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, इसका जो सब टॉपिक है वो है प्रोटीन, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपल सा फूड न्यूट्रिएंट देखा। अब आपको ये क्लासिफिकेशन कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप RS मेंस देते हैं तो आपको ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा एक्सप्रेस करेंगे कॉपी में, उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हमें बस इतना सा याद रखना है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, रेशे, क्योंकि जल की कोई हम बात करने वाले हैं नहीं यहाँ पे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें सब टॉपिक है हमारा प्रोटीन। अच्छा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि जब भी कोई वीडियो देखें, अगर उससे पहले का अगर उस प्लेलिस्ट में कोई वीडियो है तो प्लीज़ उसे भी देखें, क्योंकि आपको तभी नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि जनरल साइंस में कहीं ना कहीं हर एक वीडियो का पिछली वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक रहेगा, और इन वीडियोस को अपने नोटबुक में ज़रूर छाप लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं या बायोलॉजी में किसी भी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आएगी कि उसे खोजा किसने, उसका नाम किसने दिया। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा पैदा होगा, उसके बाद उसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर वे में प्रोटीन की पहले खोज हुई होगी, उसके बाद उसका नाम दिया होगा। तो प्रोटीन में जब मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो प्रोटीन इज जस्ट लाइक MB। आपने देखा है जो पेन ड्राइव होती है उसकी साइज होती है MB, GB, TB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो हमें याद रखना है कि प्रोटीन की खोज की MB ने। अब MB की ट्रिक क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो हम देखेंगे M से निकल के आता है मुल्डर और B से निकल के आता है वर्जिलियस। ठीक है, इसका मतलब जो मुल्डर है उसने खोज की है, वर्जिलियस ने नाम दिया है। तो खोज करता हो गया प्रोटीन का मुल्डर, और नामकरण किसने दिया? वर्जिलियस ने। हाँ कि ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने बात की कि प्रोटीन की खोज किसने की और नामकरण किसने किया। अब प्रोटीन की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है वो हम लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो अमीनो अम्लों के, ये अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होता है भाई? बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर बेसिकली आप अभी इतना सा समझिए कि कई जब मोनोमर मतलब छोटी से छोटी जो यूनिट होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है, जब वो आपस में बहुत सारी जुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो वही होता है बेसिकली पॉलीमर। तो आपकी जो पॉलीथीन होती है वो एथीन का पॉलीमराइजेशन होता है। तो सिमिलर वे में अब बात आती है कि एमिनो एसिड क्या होता है। तो हम 2-3 लेक्चर बाद देखेंगे कि एमिनो एसिड होता क्या है, प्रॉपर देखेंगे। एमिनो एसिड टोटल 20 होते हैं, कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल अभी हम देखने वाले हैं 1-2 चैप्टर बाद। तो सेकंड आती है कि अब प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, जो भी हम शरीर की शारीरिक वृद्धियाँ होती है, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी शरीर का एक बेसिकली संरचनात्मक घटक है, स्ट्रक्चरल पॉइंट है। यह शरीर का संरचनात्मक घटक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, यह शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ होता है, मतलब शरीर के निर्माण में सहायक होता है। कौन? प्रोटीन। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, यह शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। नेक्स्ट क्या करता है? ये शरीर की जो फिजिकल ग्रोथ होती है, बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ होती है, उस पर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यह शारीरिक वृद्धि, यह शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम खेलते थे बचपन में, हमारे लग जाती थी, गिर जाते थे, घाव टूट फूट हो जाती थी, तो जो घाव भरता था, हीलिंग जो प्रोसेस है, उसमें भी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो टूटे फूटे अंग होते हैं उनकी मेंटेनेंस करता है। जो मरहम पट्टी है उसको लगाने में जो घाव भरता है उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। तो यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। और नेक्स्ट क्या करता है? जो आपके लग जाती है तो घाव भरने में जो सहायता प्रदान करता है वो भी यही करता है, प्रोटीन। तो घाव भरने में सहायक है कौन? प्रोटीन। क्लियर है? तो हमने देखा कि प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों के बहुलक हो गए, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, शरीर के निर्माणात्मक पदार्थ, फिजिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी कर दी, घाव भरने में सहायता भी दे दी। उसके बाद बात करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो गर्भावस्था में जो महिला जीवन यापन कर रही होती है, या जो पहलवान लोग होते हैं, वो अपनी मसल फॉर्मेशन के लिए या फिजिकल ग्रोथ, जो भी पहलवान होगा उसे अपनी बॉडी शोडी डोले शोले बनाने हैं। जो माता ऐसी है जो गर्भावस्था में प्रेग्नेंट में, उनको जो उनके अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसका विकास करना है। तो बेसिकली वो क्या है? फिजिकल ग्रोथ ही तो है। तो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता, उसको मैं एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखा देता हूँ कि जो पहलवान होते हैं, पहलवान या गर्भवती महिला या ऐसी और भी कोई अवस्था हो, अब मुझे इतना ही दिमाग में आता है कि आपके लिए एक पॉइंट बना दूं, तो मैंने ये दो लिख दिए। तो पहलवान और गर्भवती महिलाएं आहार में, मतलब फूड में, आहार में प्रोटीन अधिक लेती है। ठीक है। तो हमने देखा कि जो पहलवान होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती है, वो अपने फूड में इंटेक करती है किसका? प्रोटीन का। इंटेक तो सबका करती है लेकिन प्रोटीन का ज़्यादा करती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 8th पॉइंट, वो क्या है कि जो सभी जीव होते हैं, सभी प्राणी होते हैं, उनमें सभी में अमीनो प्रोटीन अलग अलग होते हैं। वो क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको। सभी जीवों में प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। सभी जीवों में क्या होते हैं? प्रोटीन भिन्न भिन्न। क्यों होते हैं? अमीनो अम्ल के क्रम बदलने से जो अमीनो एसिड होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अमीनो एसिड में जो ग्रुप की पोजीशन है वो बार बार चेंज होती रहती है, इसलिए सभी जीवों में जो प्रोटीन होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि प्रोटीन होता क्या है। अब हमें देखना है कुछ आगे की चीज़ें प्रोटीन के बारे में। तो अभी तक हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ली प्रोटीन के बारे में, इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया। अब जो हमारे शरीर में हमने प्रोटीन लिया तो उसका क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रोटीन का विघटन करते रहते हैं, उस प्रोटीन को तोड़ते रहते हैं। तो प्रोटीन के विघटन से कुछ गैसों का निर्माण होता है। उन गैसों के निर्माण के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो किसका मिलके बना होता है।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए 5 स्टार, कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में उपस्थित आवश्यक तत्व, अंडरलाइन कीजिएगा, आवश्यक तत्व है, असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन प्रोटीन, तो वो कौन कौन से होते हैं? CHON, ट्रिक क्या हो गई? कौन। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किन एलिमेंट्स का मिलके बना होता है? कौन। CHON, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। लिख देता हूं मैं, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो सभी प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन होंगे उनमें ये वाले जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त P, जिसको बोलते हैं हम फॉस्फोरस, एवं S, इसको बोलते हैं हम सल्फर। इसके अतिरिक्त P एवं S भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। तो देखो, हमने देखा कि प्रोटीन में जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसकी ट्रिक हो गई कौन? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, असेंशियल हैं। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो क्वेश्चन जब भी आए प्रोटीन का इससे रिलेटेड, तो आपको लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन आया कि सभी जीवों में प्रोटीन जो होता है उसमें उपस्थित तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया, सभी जीवों में उपस्थित प्रोटीन में आवश्यक रूप से सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन दिया, मान लीजिए CHONSP, थर्ड CHON, फोर्थ नोनी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है सभी जीवों में उपस्थित प्रोटीन में आवश्यक रूप से, मतलब होने ही होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किसी प्रोटीन में S और P हो भी सकता है, किसी में नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं CHO और N की, तो ये तो 100% है कि ये तो हर प्रोटीन में उपस्थित होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? आवश्यक रूप से। और देखो एग्जामिनर ने क्या दिया, सेकंड ऑप्शन में ही दे दिया S और P। तो 90% बच्चे इसको करके आएंगे और वो वहां पे क्या हो जाएगा? गलत, -1। फिर बोलेंगे मैं तो इतने करके आया और इतने ही सही हुए। फिर मास्टर बोलेगा अरे तू चूक गया। तो क्यों चूका? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। ये जो आवश्यक रूप है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आवश्यक रूप में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। P और S तो किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे। तो यहाँ पे आवश्यक रूप है, तो आंसर हमारा जाएगा CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी हम गैसेस की बात कर रहे थे वो देख लेते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं? प्रोटीन का विघटन करते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव द्वारा प्रोटीनों का विघटन, तोड़ना। तो जब प्रोटीन का विघटन होता है तो इस पूरी एक्टिविटीज को एक नाम दिया गया, बायोलॉजिकल टर्म, वो है प्यूट्रीफैक्शन। ठीक है, तो
सूक्ष्म जीव जब प्रोटीन का विघटन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। क्लियर है, ये याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूट्रीफैक्शन क्या है, 4 ऑप्शन देगा, तो एक ऑप्शन होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन का विघटन। इस एक्टिविटी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन। अब जब सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन का विघटन होता है तो इससे कुछ गैसेज का निर्माण होता है, इससे कुछ गैसों का निर्माण होता है। अब वो गैसें कौन कौन सी है, तो पहली तो है हमारी अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सेकंड है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है H2S। थर्ड वाला होता है हमारा, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, नेक्स्ट होता है हमारा मेथेन। मेथेन क्या है, बेसिकली एल्केन है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको ये फॉर्मूला ही बता दूंगा कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस का जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव में, वो आर्ट्स वाला बंदा भी दे रहा है, कॉमर्स वाला बंदा भी दे रहा है, साइंस वाला बंदा भी दे रहा है, तो आपको ये यहाँ इस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके दे रखा है सामान्य परिचय विज्ञान का, तो ये विज्ञान के सामान्य परिचय से वैसे ही बहुत ज़्यादा हम डीप में जा चुके हैं, तो ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। फिर भी ये बेसिक है, अमोनिया हर जगह यूज होगा, तो इसका मैंने आपको लिखा दिया। तो मेथेन को बोलते हैं हम CH4। अब जो प्रोटीन का विघटन हुआ उससे कुछ गैसेज का निर्माण हुआ, वो गैसेज कौन कौन सी थी, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन। लेकिन मजे की बात यह है, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो जो आपको आएगा वो पूछा जाएगा नहीं। तो पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि अमोनिया की कौन सी गंध होती है, कि जो सड़े अंडे जैसी गंध किसकी आती है। जब आप शौचालय जाते हो तो उसमें जो गंध होती है, उसमें जो स्मेल होती है, वो किसकी होती है। तो यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो अमोनिया होता है उसकी जो गंध होती है वो आपके शौचालय में जो होती है वैसी गंध होती है, तो इसको बोलते हैं शौचालय जैसी गंध। तो क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, शौचालय जैसी गंध किस गैस के रिसाव या किस गैस से उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसी होती है, सड़े अंडे जैसी गंध। जो जब अंडा सड़ जाता है तो उससे जो गंध आती है वो होती है बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सड़े अंडे जैसी गंध। अब हमने देखा कि अमोनिया से शौचालय जैसी गंध आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी गंध आती है, और एक था हमारा मेथेन। तो प्रोटीन का विघटन हुआ, प्रोटीन के विघटन वाले प्रोसेस को मैंने बोला प्यूट्रीफैक्शन। किसने किया, सूक्ष्म जीव ने किया। जो गैसों का निर्माण हुआ वो 3 हुआ, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन। अमोनिया से हुआ वो आपके शौचालय जैसी गंध, टॉयलेट जैसी जो स्मेल आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से रोटन एग वाली स्मेल आती है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो ये हमने देखा बेसिक प्रोटीन का स्ट्रक्चर या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। अब हम देखने वाले हैं कि जो आपके शरीर के कुछ तत्व हैं, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, खुर हो गए, जो गाय के खुर होते हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपके ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपकी बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो उसकी एक लिस्ट है, वो आपको बनानी है और वो याद करनी है। चलिए, तो ये टेबल में पहला है स्रोत, इधर आता है प्रोटीन। तो इधर आता है पहला जो है वो है जो आपके हेयर होते हैं, बाल, नाखून, खुर जो गाय के होते हैं, पैर के वहाँ खुर या सींग, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं केराटिन। ठीक है, बाल, नाखून और खुर और सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। उसके बाद हम बात करें रेशम, रेशम का रुमाल वाला गाना, तो रेशम से कौन सा प्रोटीन इससे बनता है या इसमें पाया जाता है, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम त्वचा या अस्थि। त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं स्किन, अस्थि को बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बोन्स। तो इनमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है
कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन बेसिकली प्रमुखतया पाया जाता है, इलास्टिन माइनर पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। अब ये कोलेजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो है कोलेजन। तो त्वचा या अस्थि में प्रोटीन पाया कोलेजन और इलास्टिन। अब कोलेजन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित या पाया जाने वाला प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूध की, मिल्क की, तो इसमें होता है केसीन, ये होता है मेजरली या मुख्यतया, ठीक है। अगर हम बात करें दो और प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें, वो होते हैं लेक्ट एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट होता है लेक्ट ग्लोब्यूलिन, ये माइनरली पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेजर, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। लेक्ट एल्ब्यूमिन और लेक्ट ग्लोब्यूलिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने देखा अभी तक बाल, नाखून, खुरसिंग, केराटिन, रेशम, फाइब्रोइन और सेरिसिन, एक और पाया जाता है भाई। नेक्स्ट देखा त्वचा या अस्थि में कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन प्रमुखतया पाया जाता है, और कोलेजन में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मिक्स मत कर देना। दूध में पाया जाता है केसिन मुख्यतया मेजरली पाया जाता है। लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट ग्लोब्यूलिन कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। इसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर है, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद हम बात करें कुछ और की, जैसे गेहूं की। तो गेहूं की जब बात करते हैं तो गेहूं की हम वैज्ञानिक नाम की भी बात करेंगे, पूछ लिया जाता है। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। 10th की साइंस की बुक में आते हैं ये नाम सब, जिससे सबको डर लगता है, रट्टे मारते हैं। तो गेहूं में ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूटेन और ग्लाइडिन। और ये ग्लूटेन है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि कई महारथी या कई डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एलर्जी टेस्ट लिख देते हैं बंदे को 4-5 हज़ार, उसमें कुछ कमीशन डॉक्टर का। तो वो जो एलर्जी निकल के आती है गेहूं से किसी भी व्यक्ति को, तो गेहूं के जो अंदर एलर्जी जो प्रोवाइड कराता है किसी भी व्यक्ति को, वो होता है ग्लूटेन। कि ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से हमें किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है, किससे, गेहूं से। तो हमने देखा कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, और उसका जो प्रोटीन है वो है ग्लूटेन और ग्लाइडिन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th नंबर पे। सेवंथ नंबर है हमारा चावल। चावल को हम वैज्ञानिक नाम है चावल का ओराइजा सेटाइवा। अब इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ओराइजीन, ठीक है। तो चावल जिसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, इसके अंदर प्रोटीन पाया गया ओराइजीन। अब उसके बाद हम बात करें मक्का का जो नाम है वो है जियामेज, ठीक है। और इसका जो प्रोटीन है वो है जीन, ठीक है। तो चावल का वैज्ञानिक नाम हो गया ओराइजा सेटाइवा, इसका प्रोटीन हो गया ओराइजीन। मक्का का जो वैज्ञानिक नाम है जियामेज, और इसके अंदर हो गया प्रोटीन जीन। तो ये बेसिकली हमारे प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन हो गए। बाकी क्या बचा, बाकी बचा हमारा थक्का। जो हमारे खून का जो थक्का जमता है, क्लोटिंग जो होती है ब्लड की, इसमें कौन से पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम विटामिन में भी इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है
फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसके बाद कुछ बच गया क्या देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार फटाफट से। चावल हो गया, मक्का हो गया, थक्का हो गया, उसके बाद मेरे हिसाब से इतना ही है। तो हमारा लगभग प्रोटीन का चैप्टर खत्म हो गया है। अगर कुछ बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कुछ टेबल में से रह गया होगा। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। सभी लोग एक साथ में मिलकर देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वो भी हमारा ही कर्तव्य है। बस केवल और केवल अभी लॉकडाउन के दौरान अपने नज़रिए को बदलने की बात है। अगर आपने नज़रिया बदल लिया, क्यों? क्योंकि कहा भी गया, हे बुद्धिजीव मानव अपनी सोच को विस्तार दे, हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, जरा दूसरे पर भी ध्यान दे। तो आप जो सिक्के का पहलू पकड़े हुए हैं वो क्या है कि भाई कोरोना चल रहा है, कोरोना का नेगेटिव पक्ष लेके बैठे हैं। लेकिन आपके संदर्भ में अगर कोई पॉजिटिव पक्ष है, उसका सकारात्मक रवैया पक्ष है, तो वो क्या है कि आपको जो लोग यहाँ थे और आपने स्टार्ट भी नहीं किया था, तो आप उनके बराबर कम से कम यहाँ तो पहुँच जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? सतत प्रयास करने। तो सतत प्रयास करेंगे आप AMG कोचिंग के साथ। जनरल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जो भी यहाँ पे क्लासेस चल रही है उसको रेगुलरली लेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।